पूरे गांव में क्या आसपास के कई गांवों में वह रबारा शादियां करवाने वाला के नाम से मशहूर है। उसका काम सिर्फ इतना था कि गांव गांव घूमकर कुंवारे लड़कों को ढूंढना, उनके घर जाकर उनसे बात करना और फिर उनके मेल के दर्जनों रिश्तों को सामने रख देना। मेल करने में भी उसका कोई जवाब नहीं था। अभी तक कई शादियों में मिले शगुन उसकी कमाई का अच्छा जरिया बन गए थे। रबारा तो वह दूसरों की शादियों के लिए था, अपने लिए उसे भी किसी रबारे की जरूरत थी। वह सुबह उठा और महर के घर का चक्कर लगाने निकल गया। चाय की चुस्कियों के साथ ही महर के कड़वे वाक भी शुरू हो जाते हैं। मुआ अब तो ढूंढ ले कोई कहानी टेपरी, कब तक कुआरा बैठा रहेगा तू? क्या तुझे नहीं मिला कोई रबारा? तूने कुत्ते बिल्ले भी ब्याह दिए? फटकार सुनकर भक्तराम भी बोल पड़ा। महर जी, लगता है मेरे भाग्य में दूसरों की शादियां करवानी ही लिखी हैं। बस ऐसा शौक चढ़ा दूसरों की शादियों का कि अब यह धंधा बंद नहीं कर सकता। लोग दूर दूर से मेरे पास आते हैं तो मुझसे ना नहीं की जाती। महर हुक्का गुड़गुड़ाते बोला। मुआ बात तो ठीक है तेरी, जब मोटे सगुन मिले तो फिर इस काम में बुराई भी क्या है? पर अपना भी मुंह काला कर ले, हम भी तेरी बरात का मुंह देख लें। तो जो दूसरों के गले में फंदा डालता है उसके गले में भी तो रस्सी पड़ना चाहिए। दोनों हंस पड़े। रबारे ने बीड़ी सुलगाई और फिर बोल पड़ा। अरे महर जी, मेरे पास कहाँ इतनी जमींदारी है कि घोड़े पर बैठकर बारात सजा लूं। महर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोला। तू चिंता ना कर, तूने भी ऐसे कई ब्याह करवा दिए हैं जिन्हें भगवान भी सही नहीं करवा पाता। अब तो भगवान की जगह रबारा का नाम भी लेना चाहिए। पर एक बात है मुआ, अपना ब्याह करवा ले, वरना कल को लोग यही कहेंगे कि जो रबारा अपनी शादी भी नहीं करवा पाया वो काहे का रबारा। रबारे का मन सचमुच ही अपनी शादी के ख्यालों में भटकने लग पड़ा था। अब रबारे ने कई तरह की बातों पर विचार किया जो उसकी शादी में रुकावट डाल रही थी। वह बड़े भाई भाभी के पास जाकर बोला। भाभी, भूल चूक माफ करना। अब कोई अपनी रिश्तेदारी में सुंदर लड़की हो तो मेरी भी शादी करवा देते। भला रबारा अपनी शादी कैसे करवाएगा? भगवान के लिए भाभी तुम ही रबारनी बन जाओ तो मेरी आने वाली पुश्तें तेरे को पूजेंगी। भाभी पर भक्तराम की बातों का जादू हो गया। वह थोड़ा सोचकर बोली। मेरी जान पहचान में एक लड़की तो है, थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई पर तेरी उम्र के हिसाब से तो ठीक ही है। लड़की सुंदर और नखरेली भी बहुत है, तभी तो कई रिश्ते उसने सिर्फ लड़कों का हुलिया सुनकर ही लुटा दिए। बड़े बड़े रबारे भी उसने फेल कर दिए। अब चाहे तो उसकी शादी किसी से करवाकर बहुत बड़ा रबारा बन जा, या फिर अपनी शादी उसी से करने का कोई मंत्र ढूंढ ले। फिर मैं बात आगे पहुंचा देती हूँ। रबारे ने अपनी योजना बनाना शुरू कर दी। उन दिनों वैसे तो एक बार ब्याह हो जाए तो कभी तलाक नहीं होता था। रबारे भक्तराम की भाभी ने उस लड़की और उसके बूढ़े किसान बाप को रिझाने की बहुत कोशिश की, पर उसे खाली हाथ ही वहां से लौटना पड़ा। रबारे ने जब अपनी भाभी के मुंह से ना सुनी तो उसे थोड़ा दुख हुआ। रबारा अभी शाम को घर से महर के पास निकला ही था कि रास्ते में पैनूराम मिल गया। वह बोला। भगतुआ, और कैसा चल रहा है कामकाज? सुन तो सुना है फलाना गांव में किसी की शादी में उसकी होने वाली दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया है। बोली कि वह अधरंग के मरीज से शादी ना करेगी। बेचारे शादी में सीधा ना खड़ा हुआ गया। अब दोष किसका है? क्या उनके रबारे को पहले से ये सब पता ना था जो सारी बारात बैरंग लौट गई? लड़की के दाद देते हैं भाई, जमाना बदलने लग पड़ा है। पैनू जाते जाते यह भी कह गया। भक्तू, तू भी ख्याल रखना, कहीं ऐसी शादी मत करवा देना, तू भी मशहूर रबारा है। भक्त ने अपने हुनर को याद करके एक तरकीब मन ही मन बना ली। हफ्ते बाद भक्तराम नखरीली लड़की के घर पहुंच गया। उसने जाते ही लड़की के बाप से कहा। वैसे तो आप मुझे कुछ कुछ जानते हैं। मेरी भाभी मेरा रिश्ता लेकर आई थी यहाँ, जिसके लिए आपकी बेटी ने ना कह दी थी। पर अब मैं यहाँ एक रबारे की हैसियत से आया हूँ। मेरी शादी तो होती रहेगी, पर मैं आपकी बेटी की शादी ऐसी जगह करवाऊंगा कि आप बस देखते रह जाएंगे। लड़की का बाप बड़े अचंभे में था। वह सोच रहा था कि एक तरफ हमने उसका रिश्ता लुटाया
और अब यही उसकी बेटी का रिश्ता लेकर आया है। किसान की सुंदर नखरीली बेटी चाय का गिलास लेकर आई। पहली नजर में रबारे भक्तराम ने यह ठान लिया कि इस नखरीली कुड़ी को ही वह अपनी दुल्हन जरूर बनाएगा। रबारा भक्तराम बोला, महाराज, इस बार का रिश्ता ऐसा है जिसे आप ना नहीं करेंगे। दूर शहर के पास के एक गांव में एक बड़ा थोक व्यापारी है। उसके 2 बेटे हैं। दोनों भी अपने बाप के व्यापार में ही लगे हैं। बड़े की उम्र कुछ ज़्यादा है और छोटे की उम्र आपकी लड़की से कम है। बड़े की शादी बड़ी जरूरी है। रबारा अगली योजना में लग पड़ा था। वह शहर गया। लड़के को देखकर और मिलकर वह पहले ही आ चुका था। लड़का आंख का काना था और देखने में भी जरा भी खूबसूरत नहीं था। अब बूढ़े किसान की बेटी ऐसे काने से शादी तो कभी न करती। इसलिए रबारे ने ही थोक व्यापारी को बड़े लड़के की जगह छोटे लड़के को दिखाने की सलाह दी थी, वरना काने की शादी तो किसी काने से ही हो सकती थी। इस मुलाकात से कुछ समय पहले रबारा वहां से कोई बहाना बनाकर खिसक गया। शादी का दिन आ चुका था। इसी बीच रबारे ने बूढ़े किसान से जमीन गिरवी रखकर मोटा कर्जा उठा लिया था ताकि आखिरी बेटी की शादी धूमधाम से हो। बूढ़ा किसान अब फंस चुका था। इसी बीच रबारे भक्तराम ने बूढ़े किसान के गांव के पंच से मुलाकात की। पंच साहब, बात ऐसे है कि मैंने आपके गांव के बूढ़े किसान की बेटी का रिश्ता शहर में एक थोक व्यापारी के बेटे से करवाया है, पर मुझे शक है कि शादी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि थोक व्यापारी ने अपने बदसूरत काने बेटे की जगह अपने दूसरे बेटे को लड़की को दिखाया है। पर अब यह बात मैं दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ नहीं था। अगर आप यह बात अभी उनसे पूछ लें तो मेरा शक झूठ निकले तो खामखा बात बिगड़ सकती है। मुझे कुछ समय नहीं आ रहा। अब आप बताएं क्या हो सकता है। शादी की बारात कल आने वाली है और आज हम उस किसान के पास ऐसा शक डाल दें तो क्या ये सही रहेगा? पंच बड़ी देर तक सोचता रहा, पर वह कोई फैसला न कर पाया। उन दोनों ने अपने शक को सिर्फ शक रहकर ही दफनाने का फैसला किया और शादी के फेरों की प्रतीक्षा करने का मन बनाया। रबारा चलते चलते अपने मन की बात पंच को कह गया। पंच साहब, अगर बारात वापस चली गई तो मैं चाहता हूँ कि बूढ़े किसान की इज्जत बची रहे। मैं भी अभी कुंवारा हूँ और उस लड़की के साथ मेरे रिश्ते की बात चलती रही है। अगर वह सुंदर लड़की उस काने लड़के को शादी के मंडप से उठा दे तो फिर मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप बस बात संभाल लेना। बारात आ चुकी थी। रबारे ने ठीक बारात के पहुंचने पर अपनी किसी शहर की रिश्तेदार को दुल्हन बनी बूढ़े किसान की बेटी के पास पहुंचा दिया। रिश्तेदार ने काने दूल्हे की पूरी पोल खोल दी। शादी के मंडप में पंचों और गांव के बुजुर्गों की सभा बैठ चुकी थी। बूढ़ा किसान बेबस हो चुका था और लड़की ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। इसी सभा में रबारे को हाजिर किया गया। थोक व्यापारी ने रबारे पर सारा दोष डाल दिया। बूढ़ा थोक व्यापारी बोला, पंच साहबानों, अगर यह रबारा भक्तराम मुझसे झूठ ना बुलवाता तो यह दिन ना आता। मैंने सब कुछ इसी के कहने पर किया है। रबारा साफ मुकर गया। वह बोला, भला मैं ऐसे क्यों करता? मेरा भी धंधा है। हम लोग ही ऐसा करेंगे तो फिर लोग रबारों पे विश्वास ना करेंगे। बूढ़े थोक व्यापारी ने बारात को वापस ले जाने का फैसला लिया, लेकिन अपना हिसाब किताब बूढ़े किसान से मांग लिया। 50,000 रुपए मुझे हर्जाना दिया जाए तो ही बारात वापस जाएगी, नहीं तो दुल्हन के शरीर पर सजते गहने वापस लौटा दिए जाए मुझे। रबारे ने अपना आखिरी दाव फेंक दिया। उसने अपनी जेब से 50,000 रुपए निकालकर बूढ़े किसान के हाथ में दे दिए और बोला, महाराज, चाहे गलती मुझसे हुई हो या फिर आपसे, पर जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आपकी दुल्हन बनी लड़की के गहने नहीं उतरने चाहिए। आप यह पैसे बूढ़े व्यापारी के हाथ में रख दें और मुझे अपना दामाद स्वीकार करें। मैं आपकी लड़की से इस वक्त शादी करने को तैयार हूँ। मंडप सजा है, बस आप हाँ में सिर हिलाएं। उधर दूसरी ओर उसी पंच ने भी रबारे की बात पर स्वीकृति दे दी, जिससे रबारा पहले ही मिल चुका था। और पंचों ने भी तर्क दिया, गांव की बेटी है, शादी का मंडप खाली नहीं रहना चाहिए बेटा।
अब सिर्फ एक की ही हाँ की जरूरत थी और वह थी बूढ़े किसान की दुल्हन बनी बेटी, जिसके सपने तहस नहस हो चुके थे। वह अंदर से टूट चुकी थी। उसने हाँ में स्वीकृति दे दी थी। रातों रात रवारे के बूढ़े माँ बाप, भाई भाभी और गांव के कुछ आदमी रवारे की शादी में शामिल होने आ चुके थे। रवारे की शादी हो चुकी थी। आज उसने यह साबित कर दिया था कि शादियां ऊपर वाला ही नहीं जोड़ता है, पर उसमें रवारे का भी सबसे ज्यादा योगदान होता है।